नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर छठवें भाव का फलादेश करते समय कौन कौन से मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जन्म कुंडली के अंदर छठवें, आठवें, 12वें भाव को त्रिक भाव माना गया है, दुस्थान माना गया है। ज्योतिष के नियम तहत कुंडली के कोई भी भाव का स्वामी अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में बैठा हो तो उसकी शुभता में बहुत ज्यादा कमी आ जाती है। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि छठवें, आठवें, 12वें भाव के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो उन भाव की शुभता को भी कम कर देते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताने आया हूं कि छठेश के फलादेश के कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। पराशर पद्धति के अंदर सबसे पहला नियम यह कहा गया है कि अगर जन्म कुंडली के अंदर अगर छठेश ग्रह अगर लग्नेश भी हो तो उसे छठेश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो लग्न भाव है यही केंद्र भाव भी माना गया है और इसे ही त्रिकोण भाव भी माना गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर जो लग्नेश होता है उसे कुंडली का जीव माना गया है, कुंडली का प्राण माना गया है। और जो लग्नाधिपति ग्रह होता है वो कुंडली का योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह होता है। तो जब भी छठेश ग्रही लग्नेश होता है तो उसे छठेश का दोष नहीं लगता। उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं वृषभ लग्न की कुंडली को। वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर तुला राशि है, तो तुला राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो गया। यही शुक्र लग्नाधिपति भी बनता है। तो वृषभ लग्न की कुंडली के अंदर छठेश के तौर पे शुक्र को छठेश का दोष नहीं लगता। दूसरा उदाहरण लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। यही मंगल लग्नाधिपति भी है, तो लग्नेश भी मंगल है, छठेश भी मंगल है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मंगल को छठेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वही ग्रह लग्नाधिपति है। अभी हम आते हैं नियम नंबर 2 के तहत। तो आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली का दूसरा नियम यह कहता है कि अगर छठेश ग्रही भाग्येश भी बनता हो तो भी उसे छठेश का दोष बिल्कुल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो भाग्य स्थान है इसे बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही पवित्र भाव माना गया है, धर्म का भाव माना गया है। तो भाग्याधिपति जो ग्रह है वो कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। इसीलिए छठेश अगर भाग्येश हो तो उसे छठेश का दोष नहीं लगता। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जो गुरु ग्रह है वही छठेश भी है, भाग्येश भी है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि गुरु भाग्येश के तौर पे काम करेगा और छठेश का फल नहीवत देगा। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर जो बुध ग्रह है वही छठवें भाव का भी स्वामी है और नवम भाव का भी स्वामी है, यानी कि छठेश भी है और भाग्येश भी है। तो यहाँ पे जो बुध है वो भाग्येश के तौर पे काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो भाग्येश है ये कुंडली का कारक ग्रह है, योग कारक ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह है, इसीलिए उसे छठेश का दोष नहीं लगेगा। अभी नियम नंबर 3 के तहत आते हैं कि अगर जन्म कुंडली के अंदर छठेश ग्रही पंचमेश बनता हो तो भी उसे छठेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो पंचम भाव है ये कुंडली का त्रिकोण भाव है और यहां से बुद्धि, विद्या, गत जन्म ये सब देखा जाता है। तो अगर जो पंचमाधिपति ग्रह अगर वही षष्ठाधिपति हो तो उसे छठेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो पंचम भाव है ये कुंडली का बहुत ही शुभ और पवित्र भाव है और इसका जो स्वामी होता है वही कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना गया है, इसीलिए उसे छठेश का दोष नहीं लगता।
एग्जाम्पल के तौर पे कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शनि 5वें और 6वें दोनों भाव का स्वामी बनता है, तो ऐसी स्थिति में फलादेश करते समय हमें शनि को कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह मानना चाहिए। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि अगर 6वें भाव के अंदर अगर जो भी ग्रह हो उसका जो मूल त्रिकोण राशि आती हो तो फिर उस ग्रह की शुभता कम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे देखिए जो धनु राशि है ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि है, तो यहाँ पे उनका कहना है कि गुरु की शुभत्व में थोड़ी कमी आ जाएगी, बरोबर। यहाँ पे देखिए शनि की भी जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि है वो 6वें भाव में आ गई, तो शनि के शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाएगी। ये नियम भी कुछ विद्वानों का कहना है, लेकिन जो पराशर पद्धति के अंदर कहा गया है वो नियम मैं आपको बताना चाहता हूं। वो नियम ये कहता है कि अगर षष्ठेश ग्रही लग्नेश बनता हो तो उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। दूसरा ये नियम कहता है कि अगर षष्ठेश ग्रही भाग्येश होता हो तो भी उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। तीसरा नियम ये कहता है कि षष्ठेश ग्रही अगर पंचमेश होता हो तो भी उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। नियम नंबर 4 ये कहता है कि अगर षष्ठेश ग्रही 11वें भाव का भी मालिक होता हो तो वो बहुत खतरनाक फल देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भावात भावम नियम लागू पड़ता है। 6वें भाव से 6वां भाव यानी 11वां भाव, फिर से कहूंगा 6वें भाव से 6वां भाव, ये बड़ी बीमारी ये छोटी बीमारी, तो 6वें भाव से 6वां भाव ये नियम के तहत भावात भावम नियम के तहत अगर जो 6वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी अगर एक ही हो तो वो बहुत ही खतरनाक फल देता है, इसीलिए उसे कुंडली का प्रबल मारक ग्रह कहा गया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर 6वें भाव का स्वामी भी मंगल है, 11वें भाव का स्वामी भी मंगल है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाएगा कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर मंगल कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है, और जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो कोई ना कोई प्रकार से कष्ट देने का प्रयत्न करेगा। शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक कष्ट हो सकता है। वैसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं कि अब देखिए धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र 6वें भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव का भी स्वामी है, और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ भावात भावम नियम भी लागू पड़ता है। 6वें भाव से 6वां भाव, तो ये बड़ी बीमारी ये छोटी बीमारी, तो 6वें भाव का 6वां भाव ये रोग ये सूक्ष्म रोग। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। अगर ये शुक्र राहु के साथ लंपट योग बनाता हो, अगर ये शुक्र के ऊपर शनि मंगल की दृष्टि पड़ती हो तो ये शुक्र अति खराब फल देगा, और जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो निश्चित तौर पे कोई ना कोई प्रकार की हानि अवश्य होने की संभावना बनेगी। अभी आते हैं नियम नंबर और एक आगे बढ़ते हैं, और ये खतरनाक नियम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर षष्ठाधिपति ग्रही तृतीयाधिपति हो तो भी वो ग्रह बहुत ही खतरनाक फल देता है, अपनी महादशा अंतरदशा में अत्यंत खराब फल देता है। क्यों? तो यहाँ पे भी भावात भावम नियम लागू पड़ता है। कैसे? तो देखिए अष्टम भाव से अष्टम भाव, अष्टम भाव का अष्टम भाव, तो यहाँ भावात भावम नियम कहता है तीसरा भाव भी अशुभ माना गया है। कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि जैसे 6वां, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव माना गया, ऐसे तीसरे भाव को भी त्रिक भाव जैसा माना जाए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं माना जाएगा। नियम ये कहता है कि भावात भावम नियम के तहत अष्टम भाव का अष्टम भाव तो तीसरा भाव हो गया, तो इसे सूक्ष्म मृत्यु कहा गया है। तो जब भी कोई ग्रह षष्ठेश हो और वही ग्रह अगर तृतीयेश भी होता है तो वो कुंडली का खतरनाक मारक बनता है और अति कष्टकारी ग्रह साबित होता है, इसीलिए उसे प्रबल मारक कहा गया है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर बुध तीसरे भाव और 6वें भाव दोनों भाव का स्वामी बनकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में ये षष्ठेश
बहुत ही खराब फल देगा। तो अगर इस बुध के साथ अगर राहु मिल गया और जड़त्व योग बन गया, तो अगर ये बुध के ऊपर शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो ये बुध अति कष्टकारी होगा। और जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो कोई ना कोई शारीरिक या फिर मानसिक या फिर आर्थिक नुकसानी के प्रबल योग बनते हैं। वैसे ही दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं कि तुला लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि गुरु ग्रह तीसरे और छठवें दोनों भाव का स्वामी बनता है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि भावात भावम नियम के तहत अष्टम भाव का अष्टम भाव, आठवें भाव से आठवां भाव, तो इसे सूक्ष्म मृत्यु भी कहा गया है। तो ये भी त्रिक भाव जैसा थोड़ा फल देता है। तो षष्ठेश गुरु ही तृतीयेश गुरु बनता है। तो यहाँ पे ये गुरु खतरनाक फल देगा और इसीलिए उसे कुंडली का प्रबल मारक माना गया है। तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर गुरु तीसरे और छठवें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। अगर ये गुरु राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाता हो, तो अगर ये गुरु के ऊपर शनि मंगल जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो अगर ये गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित होता हो, तो फिर जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युदशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो ये गुरु निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ा नुकसान अवश्य करेगा। फिर वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। तो अभी हमने जो नियम जाने वो नियम ये जाने कि अगर जो छठवें भाव का स्वामी है, अगर वही ग्रह अगर तीसरे भाव का भी स्वामी बन जाता है तो अति कष्टकारी होता है। और वो मैंने आपको बता दिया। वैसा ही नियम ये बताया कि छठवें भाव का स्वामी ही 11वें भाव का स्वामी बनता हो तो भी खराब फल देता है। ये फिर से मैं एक बार कहूंगा कि छठवें भाव का स्वामी ही अगर 11वें भाव का स्वामी हो तो वो कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनेगा, क्योंकि यह भावात भावम नियम लागू पड़ता है। और वैसा ही छठवें भाव का स्वामी ही अगर तीसरे भाव का स्वामी भी बनता हो तो भी वो खतरनाक मारक बनता है और कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनकर नुकसान करता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे कि जब भी हम फलादेश करते हैं तभी अगर छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में ही बैठा हो, ध्यान से सुनना, अगर छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत नामक राजयोग बनता है। फिर से कहूंगा, छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग निर्माण होता है और बहुत अच्छा फल देता है। दूसरा नियम ये कहता है कि षष्ठाधिपति अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग निर्माण करता है, जो व्यक्ति को दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है, गुड़ ज्ञान प्रदान करता है, अचानक धन लाभ करता है और खानदानी प्रॉपर्टी भी दिलाने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा नियम यह कहता है कि षष्ठाधिपति ग्रह अगर 12वें घर में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग निर्माण करता है। ये व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय करता है, विदेश जाने से व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो अभी मैंने आपको 3 प्रकार के विपरीत राजयोग बताए। छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग बनता है। छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है और उसका फलादेश बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो विपरीत राजयोग बनाता है। अर्थात पहले कुछ विपरीत परिस्थितियां निर्माण करता है और उससे व्यक्ति बहुत कुछ सीख कर बाहर आता है और उसके बाद वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा अच्छी प्रगति करता है। इसीलिए अगर कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है तो वो व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत बड़े चेंजेस मैंने होते देखे हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर षष्ठेश का फलादेश कैसे किया जाता है। तो उसके मैंने आपको कम से कम 8 या 9 प्रकार के अलग अलग नियम बताए। आसान नियम क्या है, अगर षष्ठेश ग्रह लग्नेश ग्रह हो तो उसे षष्ठाधिपति का दोष नहीं लगता। फिर से कहूंगा, कोई भी ग्रह अगर लग्नेश हो और छठवें भाव का स्वामी भी हो तो उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो लग्नाधिपति है, कुंडली का जीव है, कुंडली की आत्मा है, कुंडली का प्राण है। दूसरा नियम ये कहता है कि छठवें भाव का स्वामी ही अगर भाग्याधिपति भी हो
तो भी उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो भाग्य स्थान है ये कुंडली का सबसे शुभ और पवित्र भाव माना गया है। वो जो भाग्याधिपति है वो कारक है, योग कारक है, राजयोग करता है। इसीलिए कोई भी ग्रह अगर छठवें और नौवें भाव का स्वामी हो तो भी उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। तीसरा नियम ये कहता है कि छठवें भाव का स्वामी ही पंचमाधिपति भी हो, यानी कि पांचवें और छठवें भाव का स्वामी भी एक ही हो तो भी उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो पंचमाधिपति है वो त्रिकोणाधिपति है, कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता है। फिर आते हैं अशुभ नियम में, अगर षष्ठेश ही तीसरे भाव का भी स्वामी हो तो और 3 गुना खराब फल देगा। षष्ठेश ही 11वें भाव का स्वामी हो तो भी 3 गुना फल देगा। इसलिए उसको मारक माना गया है, प्रबल मारक माना गया है। और जब भी ये ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो बहुत कष्टकारी होती है। उसमें भी अगर जो पाप ग्रह उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी शुभता में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको फलादेश करने के खास और मूलभूत सिद्धांत बताए। और सबसे इंपॉर्टेंट है विपरीत राजयोग। छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग, छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो सरला विपरीत राजयोग, छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको छठवें भाव का फलादेश कैसे करते हैं उसके मूलभूत सिद्धांत बताए हैं। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा हो। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर प्रश्न पूछ सकते हो, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।